दोस्तों, ये कहानी है कैसे 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यीशु जी था। और ये चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था और खान यानी कि ग्रुप का लीडर। इस समय यीशु जी एक सफर पर निकला था। उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तेमुजिन भी था। दरअसल यीशु जी अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला हुआ था। रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर तेमुजिन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने पिता के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। तभी बोटे उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तेमुजिन अपने पिता के पास बैठा होता है तो उसके पिता उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकत और समुदाय से हो। तभी तेमुजिन अपने पिता से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए एक लड़की पसंद करूंगा। तेमुजिन की जीत के बाद उसके पिता उसे अपने दोस्त के ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होती है। तेमुजिन के पिता उस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा रखकर गौर से देखने लगते हैं। उसके बाद तेमुजिन एक एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वो बोटे को अपनी पत्नी चुनता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी वो आने वाले 5 सालों तक एक साथ नहीं रह सकते थे क्योंकि ये उनके ट्राइब का नियम था। अब तेमुजिन और उसके पिता का यहाँ से जाने का समय हो जाता है। लेकिन जाने से पहले तेमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ उसे कहता है कि वो उसके लिए जल्दी वापस आएगा। यहाँ से यीशु जी तेमुजिन और अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाता है और कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफी चौकन्ने थे क्योंकि ठीक उनके सामने थोड़ी दूर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर के बाद उस खान का एक आदमी यीशु जी के लिए कटोरी में दूध लाता है जिसका मतलब शांति का पैगाम था और वो लोग दोस्ती करना चाहते थे। ये देखकर यीशु जी वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए अपनी तरफ से दूध की एक कटोरी भिजवाता है। ये देखकर यीशु जी के आदमी खुद को दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को दूध पिलाने के लिए कहते हैं। लेकिन यीशु जी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ वो खान भी यीशु जी का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग अपना सफर फिर से जारी रखते हैं तभी रास्ते में अचानक ही यीशु जी के सीने में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मारा जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए हुए दूध के कारण हुआ था क्योंकि उस खान ने उस दूध में जहर मिलाकर दिया था। तभी तेमुजिन अपने पिता के पास जाता है लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे यहीं पर अकेला छोड़कर वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को फॉलो करना चाहिए। अब जबकि यीशु जी जो कि उनका राजा था वो मर चुका था, इसलिए यीशु जी के लोग अपने लिए एक नया राजा तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता यीशु जी का अंतिम संस्कार करता है। यीशु जी के पास जो बहुत सारी भेड़ और बकरियां थी अब वो सब यीशु जी के सबसे खास सैनिक जिसका नाम टारगोटाई था उसने रख ली थी। ये देखते हुए तेमुजिन की माँ उसे एक बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें जरूर ढूंढकर मारेगा। ये सुनकर टारगोटाई सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे जाकर ये बच्चा सच में उसे ना मार दे, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उनके बीच एक रिवाज था जिसके हिसाब से किसी को भी मारने से पहले वो उसकी हाइट को उसके रथ के पहिए से नापते थे और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब टारगोटाई तेमुजिन की हाइट को उनके रथ के पहिए से नापता है तो उसकी हाइट कम निकलती है और तेमुजिन अभी बच्चा था इसलिए वो बच जाता है। लेकिन टारगोटाई उसकी माँ को कहता है कि वो अगले साल तेमुजिन को मारने के लिए जरूर आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों के बाद जब सर्दियाँ आ जाती है तो तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि गोटेंगरी उसकी बुरे वक्त में जरूर मदद करेंगे, इसलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ में जमी झील पर टिक जाता है और वो उस झील के अंदर ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो डूबकर मरने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ उसकी उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमुखा था वो उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमुखा और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने घर ले जाते हैं। वो उसे खाना खिलाते हैं। तेमुजिन उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमुखा और उसका बड़ा भाई अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर तेमुजिन को पीने के लिए कहते हैं। तेमुजिन दूध पी जाता है और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन गए थे और उन्होंने तेमुजिन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह टारगोटाई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है ताकि वो तेमुजिन को जान से मार सके। इसके बाद टारगोटाई के लोग तेमुजिन को पकड़कर उसे अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब वो तेमुजिन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी थी जितनी की पहले थी, जिस वजह से वो लोग तेमुजिन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। इनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो कि कैद में तेमुजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मलम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों के बाद टारगोटाई फिर से तेमुजिन की हाइट नापता है लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी थी। उसी समय वहाँ पर बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए बूढ़ा आदमी तेमुजिन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। तेमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा भी बंधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वो उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पर उसके पिता ने बताया था।
वहाँ वो गोट टेंगरी से विष मांगता है कि तभी अचानक तेमुजिन को वहाँ पर एक भेड़िया दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1186 में तेमुजिन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तेमुजिन अभी भी टारगोटाई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से टारगोटाई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तेमुजिन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तेमुजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसका मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन टारगोटाई उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमुजिन टारगोटाई से कहता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टारगोटाई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा था और वो फिर से तेमुजिन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी थे तो टारगोटाई तेमुजिन के पास अकेला उससे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तेमुजिन उसी लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था उसे टारगोटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब टारगोटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बोटे के पास जाता है जो कि बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। बोटे उसे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। कुछ दिन के बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाता है। तेमुजिन को इतने साल बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उनके ऊपर मरकेट ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। दरअसल कई साल पहले तेमुजिन के पिता ने इस मरकेट ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था और तब से इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब ये लोग यहाँ पर बोटे को किडनैप करने के लिए आए थे। बोटे और तेमुजिन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मरकेट खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर तेमुजिन अपनी वाइफ बोटे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसलिए वो मदद के लिए अपने भाई जमुखा के पास जाता है। यह जमुखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि एक बहुत ही पावरफुल ट्राइब थी। जमुखा तेमुजिन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए वो तेमुजिन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बाकी के ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर लेना था। समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मरकेट ट्राइब पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों मरकेट ट्राइब के खान और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वही एक टेंट में बोटे भी बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी तेमुजिन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तेमुजिन के साथ और भी कई सारे लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहाँ मिले सामान को सभी में बांटने के लिए कहते हैं। इसमें से तेमुजिन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी का 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तेमुजिन उन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ जमुखा के 2 लोग ये सब देखते हैं और तेमुजिन के टाइप के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल्स में ये शुरू से ही नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते हैं, जिसमें जमुखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देख कर के उसके ट्राइब के 2 लोग तेमुजिन के ट्राइब में चले गए हैं, उसके मन में तेमुजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। अगले सीन में तेमुजिन के आदमी जमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुखा के आदमी उनसे बचकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद तेमुजिन के आदमी गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग जमुखा के उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमुखा का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जमुखा को इस बारे में पता चलता है तो वो तेमुजिन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था। जिसके लिए जमुखा आसपास के और ट्राइब के खानों के साथ हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तेमुजिन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तेमुजिन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जमुखा के पास थे। इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी के लोगों को लड़ने के लिए कहता है। इस लड़ाई के बीच तेमुजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमुखा तेमुजिन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो तेमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता था। इसके बाद वो तेमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहाँ सजा के तौर पर तेमुजिन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ टेंगू डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तेमुजिन को एक जगह पर बिठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसे देखकर खरीद सके। एक दिन वहाँ का राजा बाजार में आया हुआ था, तभी वो तेमुजिन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है। लेकिन उस राजा के लोग तेमुजिन को खरीदने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तेमुजिन को खरीद लेता है। इसके बाद तेमुजिन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो कि शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सके और उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सके। यहाँ पर तेमुजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मोंक हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था।
एक दिन तेमुजिन उस मोंग के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो मोंग बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है, लेकिन वो मोंग एक बूढ़ा आदमी था, इसलिए वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं पर मर जाता है। वही खुशकिस्मती से बोटे को उस मरे हुए मोंग के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तेमुजिन ने दिया था, जिससे उसे पता चलता है कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और यहाँ पर उसे तेमुजिन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोटे यहाँ के सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजिन को यहाँ से भगा लेती है और तेमुजिन देखता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और बोटे की एक बेटी भी है। अब बोटे तेमुजिन को घर लेकर आती है। अब यहाँ पर पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोटे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे होते हैं, सभी चोरी करते हैं और सभी एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल के लिए ये चीज एक आम बात है, लेकिन बोटे की इस बात का तेमुजिन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सभी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल राज्य बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तेमुजिन अब ये डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है। पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी भी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम था कि दुश्मनों से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से अब सीन कट होता है और हम सन 1196 को देखते हैं, जहाँ कई साल पहले तेमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारे ट्राइब्स को जीतकर एक साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा मंगोल राज्य बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसे राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जमुखा था। जमुखा के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा को उसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने के बजाय उसे समझाना चाहता था, लेकिन जमुखा जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ने के बाद तेमुजिन आखिरकार उसे जीत जाता है और जमुखा के साथ उसके कई सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेता है। तेमुजिन जमुखा के साथ बचे हुए सैनिकों को मारने के बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा की ट्राइब में उस बूढ़े आदमी को देखता है जिसने तेमुजिन की मदद की थी। तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना लेता है। उस रात को तेमुजिन जमुखा के पास आकर बैठता है और उससे कहता है कि भाई, ये जो अपना राज बड़ा करने का लालच है, आज ये उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया कि उन्हें एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमुखा तेमुजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार देता। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि तेमुजिन और जमुखा की सोच कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तेमुजिन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बोटे को देखते हैं जो कि तेमुजिन के पास आई हुई थी। तेमुजिन बोटे और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सन 1206 में तेमुजिन को देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोल का खान बन गया था, जिसका नाम चंगेज खान पड़ गया था। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगू साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। उसने उस शेर को उस मोंग की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस मोंग ने तेमुजिन से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम इस शेर को तबाह नहीं करोगे। और आगे चलकर ये शेर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। वैसे दोस्तों, ये कहानी काफी ज्यादा फिक्शनल है, जिसमें एक छोटे बच्चे से लेकर उसके बड़े साम्राज्यों को खड़ा करने तक की एक आइडल राजा की स्टोरी को दिखाया गया है, जबकि रियल चंगेज खान की स्टोरी काफी ज्यादा डिफरेंट थी।